चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट टाइप है। बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ना है हमें। 25 तारीख है आज। ठीक है। तो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कैसे हम पढ़ेंगे? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं मतलब इसके इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है पूरे टॉपिक को बेसिकली। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कि हम कंबाइन करेंगे सेल्स को इन सीरीज एंड इन पैरेलल। पहले सीरीज में कंबाइन करेंगे, फिर पैरेलल में कंबाइन करेंगे। लेकिन पहले हम डिफरेंट सेल्स लेंगे। मतलब डिफरेंट सेल लेंगे, आइडेंटिकल नहीं लेंगे सेल्स हम। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास नंबर ए करने जा रहे हैं हम सीरीज। सिया एक क्वेश्चन और, जैसे इससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हम ऐसे कहते हैं सेल, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे कहते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? 6 वोल्ट। ये कहाँ से पता लगा कि इनको ऐड करना है? कौन सा फॉर्मूला है जो बताता है कि ऐड करो? क्या पता 1/2 + 1/2 + 1/2 हो रहा हो, या 2 × 2 × 2 हो रहा हो। ये सेल्स इन सीरीज हैं तो ये बैटरी बन गई, तो इनको ऐड कर देते थे हम डायरेक्टली। कौन सा फॉर्मूला बता रहा है कि इनको ऐड करना है? ठीक है, तो ये सीरीज क्वेश्चन वाला। सीरीज। क्या कब पढ़ा हमने सेल्स इन सीरीज? तो पढ़ा ही नहीं आज तक। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज पढ़ा है, कैपेसिटेंसेस सीरीज पैरेलल पढ़ा है। कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, ग्लास ग्लास के कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो आज हमें पता लगेगा, बड़ा आसान सा तरीका है। अभी पहला तो आसान ही है। क्या करेंगे सिया, हम एक सेल लेंगे बेटा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लेंगे। फिर एक और सेल लेंगे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 लेंगे। जो सेल लिया है उसकी ईएमएफ E2 है। मैं यहां पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं सिया कि करंट जो है ना वो इधर से ऐसे जा रहा है। आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। बेसिकली करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो हम मैंने पॉजिटिव से निकाल दिया, और यहाँ पे ना आगे कोई ना कोई सर्किट है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, और भी है, मतलब वो दिखाया नहीं हुआ। कोई ना कोई वायर होगी इस तरह से कंबाइन की हुई, कुछ ना कुछ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कोई ना कोई लगा हुआ यहाँ पे। वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, पर लगा हुआ है अब। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, करंट या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है करंट हमेशा। तो एबीसी में से सबसे हाई कौन सा है और लो कौन सा है? अगर हम सी एंड बी पॉइंट देखें तो सी हाई हो गया, बी लो हो गया। बी टू ए देखें तो बी हाई हो गया, ए लो हो गया। करंट जा रहा है ना इस तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले पहले मैं बी और ए की बात करता हूं। वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर पढ़ा था हमने। तो अगर B और A को लें तो E, इसके बीच में E1 पड़ता है, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 पड़ती है वी बी माइनस वी ए में। अगर C और A को देखें, C और A को, तो वी सी माइनस वी बी, सॉरी C और B को, सॉरी C एंड B को देखें, तो वी सी माइनस वी बी क्या होगा? E2 - IR2। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कर ईएमएफ माइनस आई आर। अब इनको क्या करता हूं मैं, ऐड कर लेता हूं दोनों को।
अगर मैं ऐड कर लूंगा दोनों को, थोड़ा सीरियसली बैठ के देख, ये थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है काम, बी सीरियस। तो ये क्या है, जब हम ऐड करेंगे तो वीबी से वीबी कट जाएगा, तो क्या बनेगा, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2। अब अगर तू इसको थोड़ा, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखे, तो ये क्या बोल रहा है कि VC माइनस VA इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर ईएमएफ कितनी लगी हुई है, जितनी भी ईएमएफ लगी हुई है वो ये है, तो ये ई इफेक्टिव हो गई इन दोनों पॉइंट के बीच में। ई इफेक्टिव, दोनों सेल्स की ईएमएफ को ऐड कर रहे हैं हम, तो नेट ईएमएफ क्या होती है, ऐड होती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होती है आपस में। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वीसी माइनस वीए को अगर हम एक मान लें, ये सी मान लें और ये ए मान लें, तो ये हमारे पास ई इफेक्टिव है और ये आर इफेक्ट, और इसके बीच में करंट आई जा रहा है। तो व्हाट इज ई इफेक्टिव ऑफ टू सेल्स इन सीरीज, E1 प्लस E2। व्हाट इज आर इफेक्टिव, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम जैसे सीरीज में ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इन सीरीज का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक सेल है 4 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओहम या 0.2 ओहम, और एक सेल और है 2 वोल्ट का, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओहम। तो अगर आपको पूछा जाए कि अब नेट इफेक्टिव ईएमएफ कितनी होगी, तो ईएमएफ इफेक्टिव होगी 6, और आर इफेक्टिव कितना होगा, आर इफेक्टिव 0.3 ओहम हो जाएगी। ऐड कर देंगे दोनों। ठीक है जी, पता लग गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट, मेरा क्वेश्चन अब ये है, सिया आप कॉपी लेके लिखो बेटा, बोलो। मेरे पास एन सेल्स हैं, सबकी ईएमएफ ई है। एन सेल्स हैं, सबकी ईएमएफ ई है, उनमें से एम उल्टे लगे हैं। एम उल्टे लगे हैं मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ये सीधे लगे हुए हैं, इनको सीधे लगाना, उनमें से एम उल्टे लगे हैं। समझ गई, मतलब नेगेटिव के आगे नेगेटिव टर्मिनल आ गया, मतलब ये जो नेगेटिव देख रही है इसके आगे एक नेगेटिव टर्मिनल आ गया, पॉजिटिव। एन सेल्स हैं, उनमें से एम उल्टे लगे हैं, हर एक सेल की ईएमएफ ई है, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी। एन सेल्स हैं, आवाज नहीं आ रही तेरी, उनमें से एम उल्टे लगे हुए हैं, और हर एक की ईएमएफ ई है, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी। N into E, हम्म। पर EMF तो सेम ही होगी। नहीं नहीं बेटा, एन सेल्स हैं, उनमें से एम उल्टे लगे हैं, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। उल्टा लगने का क्या मतलब है, एक सेल सीधा एक सेल उल्टा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एम उल्टे लगे, इक्वल नहीं ना लगे, एम उल्टे लगे, एन में से एम उल्टे लगे हैं, हर एक की ईएमएफ ई है, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी। जैसे ऐसे ना, जैसे एन सेल्स हैं, ऐसे ये सीधे लगे हैं सेल्स, हाँ जी। उल्टे लगेगा मतलब कुछ कुछ ऐसे लगे हुए हैं बीच में, कुछ उल्टे ऐसे लगे हैं, कुछ कुछ ऐसे लगे हैं। उल्टे लगेगा मतलब ये हो गया। अब एन सीधे लगे हैं, एम उल्टे लगे हैं, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी सर्किट की, सेल्स की।
हम्म, अगर सीधे लगे हैं तो ऐड करते हैं ना हम, अगर उल्टा लगा होगा तो माइनस करेंगे। हम्म, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी होगी EMF। अच्छा फिर NE - ME। हम्म। तो देखो अब थोड़ा जादू देखो। 1 घंटे बाद बताया तूने, सिया इतनी सीधी सी बात है। गलत आंसर बताना था, सब बच्चे गलत बताते हैं, तूने इतना गलत बताने में भी इतना टाइम लगा दिया। देख, मैंने तुझे बेटा कहा कि हमारे पास M सेल लगे हैं, ठीक है। मतलब ये N सेल्स हैं, चलो टोटल N सेल्स हैं। उनमें से M जो हैं वो क्या लगे हैं, उल्टे लगे हैं। अब सिया एक सेल जो है वो अपने साथ वाले एक सेल को कैंसिल कर देगा। एक सेल को कैंसिल करेगा। तो अगर M सेल्स हैं तो अपने साथ M और कैंसिल कर देंगे। टोटल कितने थे N, कैंसिल कितने हो गए 2M। टोटल N थे, उनमें से M उल्टे लगे हैं, जो M उल्टे लगे हैं वो अपने साथ M और ले जाएंगे, खत्म कर देंगे साथ में। 2-2 वोल्ट मान लेना, 2 वोल्ट 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 दो, अब मान लीजिए 3 2 वोल्ट के उल्टे लगे हैं, 4 2 वोल्ट के उतले, तो अपने साथ 4 और ले जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, माइनस कर देंगे एक दूसरे को। तो 4 अगर उल्टे लगाओगे तो खत्म कितने हुए, 8 नहीं हुए खत्म। मान लो 10 हैं, उनमें से 4 उल्टे लगे हैं, तो तू 10 - 4 कर रही थी बेटा, 10 - 8 होंगे। समझ आई बात। ये बड़ा सीधा सवाल है, कोई नहीं इसको सही करता। सारे N - M ही करते हैं, N - M × E। ये आंसर सब बच्चे देते हैं, जनरली ये आंसर होता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, अब ये तो हो गया सीरीज का काम, अब करते हैं पैरेलल का काम। ठीक है। पैरेलल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से करना। मुश्किल तो नहीं है, मतलब थोड़ा मैथमेटिकल है, मैथ्स यूज होगा इसमें। देखो अब क्या है, हमारे पास एक सेल है और एक सेल नीचे लगा है, इस तरह से 2 सेल्स। और बिल्कुल वैसे ही है सिया, इसके आगे यहां से ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, इधर से इधर कंबाइन किया हुआ, नीचे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा आगे, तभी करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। पर हम नहीं शो कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट शो कर रहे हैं। ओके। ये दोनों सेल्स की EMF डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। ओके। इधर से करंट आया I, वो ऊपर गया I1, नीचे गया I2। करंट दो हिस्सों में डिवाइड होके जा रहा है। मैंने क्यों इस तरफ से पास किया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से मैं करंट बाहर निकाल रहा हूं, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल, E2 के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है। E1 E2 दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, अगर ये डायरेक्शन हम लेके चलते हैं, और करंट आगे फिर I हो जाता है। ये पॉइंट मैं A कह रहा हूं, ये पॉइंट मैं B कह रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब सिया जो E1 R1 है कॉम्बिनेशन, और नीचे E2 R2 कॉम्बिनेशन है बेटा, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब अगर मैं VB - VA निकालूं ऊपर वाले सर्किट से, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले सर्किट से निकालूं, तो V = E - IR होता है बेटा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऊपर है EMF I1, करंट सॉरी E1, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1। और यही यही कॉम्बिनेशन अगर मैं नीचे निकालूं, तो फिर से VB - VA = E2 - I2 R2 लिख दूंगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V ले लेता हूं, क्योंकि ऊपर नीचे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं V ले लेता हूं। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं I1 और I2 निकाल लेता हूं।
ठीक है, I1 और I2 निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, V में से E1 इधर उठा लाओ, सॉरी V इधर उठा लाओ, I1 R1 उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? E1 - V हो जाएगा। इधर I1 R1 था, वो R1 नीचे ले जाओ। R1 नीचे आ गया। हाँ जी, बताओ, समझ आई बात? I1 निकाल दिया हमने। I2 कैसे निकाल लेंगे? E2 - V डिवाइडेड बाय R2। दोनों निकल गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अब हमें पता है इधर से जो करंट आ रहा है, ऊपर जा रहा है I1, नीचे जा रहा है I2। तो कहना है राइट टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 + I2। टोटल करंट I इज इक्वल टू E1 - V/R1 + E2 - V/R2। हाँ जी, पता लगा? हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे? हमने करंट निकाल लिया था यहाँ पे। I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल ली थी। और क्योंकि अब जो करंट है, अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो इधर से करंट I आ रहा है, ऊपर जा रहा है I1, नीचे जा रहा है I2। तो ओवरऑल करंट I इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 एंड I2। तो यहाँ पे इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निक से खोल लेते हैं। E1/R1 - V/R1 +E2/R2 - V/R2 आ जाएगा सिया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? इन दोनों को इकट्ठे कर लिया और इन दोनों को इकट्ठे कर लिया। सो E1/R1 +E2/R2 को इकट्ठे कर लिया, माइनस V कॉमन निकाल दिया। 1/R1 +1/R2 को इकट्ठे कर लिया। ठीक है, तो I की वैल्यू। अच्छा, अब क्या किया? अब ये V और ये वाला -V/R1, 1/R1 +R2 को लेफ्ट साइड ले गए और I को इधर ले आए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एक मिनट। हमारे पास आ जाएगा V 1/R1 +1/R2 को लेफ्ट साइड ले गए। E1/R1 +E2/R2 और माइनस I कर दिया इधर। ठीक है, अब ये 1/R1 1/R2 नीचे ले गए, एक इसको इसके नीचे जाएगा और 1 I के नीचे भी जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा। तो V की वैल्यू आ जाएगी E1/R1 +E2/R2 के नीचे 1/R1 +1/R2 ब्रैकेट, माइनस I के नीचे 1/R1 +1/R2। ठीक है जी। अब ये देखो, ये क्या बन गया सिया? ये हो गया V इफेक्टिव, और ये पूरा फैक्टर हो गया E इफेक्टिव माइनस I। अगर मैं R इफेक्टिव मान लूं तो 1/R इफेक्टिव किसके इक्वल होगा? 1/R1 +1/R2 के। ठीक है, तो E इफेक्टिव किसके इक्वल होगा? E इफेक्टिव होगा E1/R2 +E2/R1 ओवर R1/R2 को डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया मैंने, इसको इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी क्या बनेगा? R1 + R2 या R2 + R1 ओवर R1/R2, है ना? इसके नीचे क्या बनेगा? R1 + R2 ओवर R1/R2। ये एक ब्रैकेट नीचे बन रही है सॉल्व करके, एक ब्रैकेट ऊपर बन रही है। और R इफेक्टिव किसके इक्वल आएगा? R1/R2 ओवर R1 + R2। पैरेलल में जो होता है नॉर्मल, हम सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? यहाँ पे E इफेक्टिव की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरे का पूरा नीचे वाले के साथ कट जाएगा ऊपर क्रॉस होके। तो E इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है E1/R2
प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है। अब यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा, वैसे ये वाला फॉर्मूला है ना जो, ये याद रखना, ये काम आएगा ई इफेक्टिव का। ये वाला फॉर्मूला E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 ओवर 1 ओवर R1 प्लस, ये जनरली हम ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन एक बात और है सिया, कि ये भी यूज कर सकते हैं, फाइनली तो यही है आंसर। हम ये कर सकते हैं सिया जी कि अगर हमारे पास मान लो दोनों ईएमएफ बराबर हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, और R1 R2 के इक्वल है, आर हो जाता है, मतलब दोनों सेल्स जो पैरेलल में लगाए हैं वो इक्वल हैं। दो छोड़ तीन लगाए, चार लगाए, पांच लगाए, छह लगाए, सात लगाए, जितने मर्जी पैरेलल में लगा दो। मैं दो से समझा रहा हूं, अगर दो लगा दिए तो ई इफेक्टिव की वैल्यू बनेगी ER+ER ओवर R+R। ER दोनों, तो ये बन जाएगा 2ER ओवर 2R। तो टू से टू कट गया, आर से आर कट गया, ई आ गई। इसका कहने का ये मतलब हुआ सिया, अगर हमारे पास एक सेल है, दो सेल हैं, तीन सेल हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं सेल वो सारे, अगर पैरेलल में हैं, इक्वल सेल्स हैं और पैरेलल में हैं, ठीक है, इक्वल सेल हैं और पैरेलल में हैं, तो नेट ईएमएफ जो होगी वो एक सेल के इक्वल होगी बस। ठीक है, एक सेल के इक्वल आई है ईएमएफ टोटल। और अगर पैरेलल में है तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगी वो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 ओवर R+1 ओवर R+1 ओवर R, या जितने भी हैं, मतलब पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ ले कि मान लो आपके पास दो सेल्स हैं, इस तरह से पैरेलल में हमने उनको लगाया है, एक 7 वोल्ट का है और दो हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, या चलो दो हम ही ले लेते हैं, एक 10 वोल्ट का, सॉरी 10 नहीं लेना, 10 वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी 7 वोल्ट है और उसकी जो ईएमएफ जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है सपोज। तो इनकी जो ई इफेक्टिव होगी दोनों की वो 7 वोल्ट ही होगी, और आर इफेक्टिव होगी 1 × 2 ओवर 1+2। सो 2/3 हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर अगर दो सेल डिफरेंट हैं, अगर दो सेल डिफरेंट हैं, मान लो ये 2 वोल्ट है और ये 0.2 ओहम है, और ये 3 वोल्ट है और ये 0.1 ओहम है, तो इसका ई इफेक्टिव कैसे निकाल लोगे? दो को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 के साथ, तीन को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के साथ, और नीचे क्या करोगे, नीचे दोनों को E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर दोनों रेजिस्टेंसेस को सम कर दोगे। तो 0.1 और 0.2 का सम क्या हो जाएगा? 0.3 आ जाएगा आंसर इस। ठीक है जी। ये डिफरेंट ईएमएफ्स के लिए पैरेलल में लगे हैं बता दिया, ये इतना पोर्शन वो हो गया है, और ये सेम सेल्स के लिए है तो हो गया। ठीक है, ओके, पता लग गया। ये हमने दो सेल्स कर लिए हैं सिया, टू सेल्स इन सीरीज, टू सेल्स इन पैरेलल। ओके। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब एन सेल्स की बात कर रहे हैं हम अब, और आइडेंटिकल। कौन से सेल्स की बात कर रहे हैं? आइडेंटिकल सेल्स, एन सेल्स इन सीरीज हैं। उसमें क्या हो रहा है, ये पहला सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, ये दूसरा सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल है, ऐसे करते 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 एन सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है। हर एक की ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, ई है आर है, ई है आर है, ई है आर है, और इनको क्या किया हुआ है हमने? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाया हुआ है। आगे ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो बोल रहा था इतनी देर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने इसको पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है। अब अगर मैं तुझे कहूं नेट ईएमएफ कितनी होगी, तो अब एन सेल्स हैं, ये कितने सेल्स हैं? एन सेल्स हैं, सारे आइडेंटिकल लगे हुए हैं, तो एन ई हो जाएगी। और अगर मैं कहूं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो एन को आर से मल्टीप्लाई कर देगी, स्मॉल आर,
और अगर मैं नेट रेजिस्टेंस पूछ लूं, टोटल रेजिस्टेंस पूछ लूं, तो ये सारा नीचे आर के साथ सीरीज में है ना, सारे लगे हुए। तो एन आर को कैपिटल आर के साथ क्या कर देगी, ऐड कर देगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर मैं करंट निकालूं, टोटल करंट, टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं सिया, यहाँ पे दो केस बनाते हैं। केस नंबर पहला बना रहा हूं मैं। पहला केस क्या है कि मान ले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। सेल की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। तो बेटा आप करंट निकालोगे, करंट की वैल्यू क्या आएगी, एन ई ओवर नीचे एन आर लिख दोगे, कैपिटल आर तो छोटा है, टोटल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से निग्लेक्ट कर देंगे। एन से एन कट गया, ई बाय आर आ गया। याद करो सिया, मैंने ये बताया था ई बाय आर बेसिकली क्या होता है, करंट, मैक्सिमम करंट फ्रॉम वन सेल। अगर आपने सेल लगाए सिया सारे, ठीक है, ऐसे सेल लगा दिए जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो आपको करंट जो मिलेगा वो बस इतना का मिलेगा कि एक सेल के करंट के बराबर मिलेगा। ठीक है। और अगर बेटा आपने क्या कर दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, जो जनरली होती है हमारे केसेस में जब हम सेल्स को लगाते हैं, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, एन ई ओवर कैपिटल आर आ जाएगा। क्योंकि अब आपने एन आर को इतने पोर्शन को निग्लेक्ट कर दिया है इस केस में। तो इस केस में करंट एन टाइम्स मिल रहा है हमें। ठीक है। तो अगर आपने सीरीज में ज्यादा करंट लेना है, सीरीज में ज्यादा करंट लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ सेल्स। ठीक है। ये बात वीडियो को देख के या वैसे नोट करनी है नीचे सारी। ओके। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, एन आइडेंटिकल सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम एन सेल्स की बजाय एम सेल ले लेते हैं, एम सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एम सेल्स आइडेंटिकल हैं और किस में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हैं। अब क्या करेंगे, देखो इस तरह से लगाएंगे पैरेलल में, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और ये लास्ट में एम सेल, और बीच में भी हैं लगे हुए। ठीक है जी। और ये हमने इनको किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, मैं सॉरी सीरीज में लगे हैं सारे, हैं आपस में पैरेलल, लेकिन कैपिटल आर के साथ तो सीरीज होंगे ना, करंट सेम है सभी में, सबका करंट निकल के नीचे जा रहा है। अब ये सेल जो है ई वन है, रेजिस्टेंस आर वन है, ये सेल ई टू है, रेजिस्टेंस आर टू है, और सारे आइडेंटिकल हैं। तो ई वन ई टू नहीं लेंगे, ई ही लेंगे सारे सेल्स के लिए। तो हम अभी हमने पढ़ा था कि आइडेंटिकल सेल्स में अगर आप देखोगे सारे इक्वल सेल्स हैं, अगर इक्वल सेल हो तो नेट ईएमएफ किसके इक्वल आती है सिया, एक सेल के। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो वन ओवर आर डैश की बात की जाए, वन ओवर आर प्लस वन ओवर आर, हाउ मैनी टाइम्स, एम टाइम्स। तो वन ओवर आर डैश की वैल्यू एम अपॉन आर हो जाएगी, और आर डैश की वैल्यू आर बाय एम हो जाएगी। सही है। अब अगर बाहर वाली रेजिस्टेंस भी ले लें, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर्किट की, कैपिटल आर प्लस आर बाय एम।
और टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल करंट, करंट विल बी टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ हमारे पास कितनी है? ई। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर प्लस आर बाय एम। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई ओवर आर एम प्लस स्मॉल आर, और एम ऊपर भी चला जाएगा एक, एलसीएम ले लिया, एम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय एम, वो एम ऊपर चला गया। ठीक है। ओके। ओके। अब ये देखा, अगर तू इसको देखेगी बेटा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ना, एन आर, आर अकेला, तो इसमें क्या होगा? इसमें कब करंट मैक्सिमम आएगा? इसके भी दो केस बना लेते हैं, एक केस इधर और एक केस इधर। अगर आपका एम आर बड़ा है स्मॉल आर से, तो आपकी करंट की वैल्यू क्या आएगी? एम ई ओवर एम आर, यानी ई बाय आर। और अगर आपका एम आर छोटा है स्मॉल आर से, बेसिकली इसको ऐसे कहना चाहिए सिया, आर इज लेस देन आर बाय एम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि आर बाय एम अगर आप चेक करोगे, आर बाय एम है क्या? आर बाय एम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है आर बाय एम। ये देखो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली है ये हमने। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय एम है। तो अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटी है, एक्सटर्नल इंटरनल बड़ी है, सॉरी, तो यहां पे हमें करंट ज्यादा मिलेगा सिया। यहां पे करंट की वैल्यू हमें मिलेगी आई इज इक्वल टू एम आर ओवर स्मॉल आर। ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ यू वांट टू हैव मोर करंट इन द सर्किट, internal resistance, sum of internal resistance should be more than external resistance। ये हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया अगला सर्किट। अगला सर्किट मैं 2 मिनट में तुझे बताता हूं, देख समझ इसको, बनाता हूं मैं, फिर डिस्कशन करते हैं। देखो, देखो ये हमारे पास अब मिक्स्ड ग्रुपिंग है। क्या कर रहे हैं अब हम? मिक्स्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये हमारी मिक्स्ड ग्रुपिंग आ गई। देख, इसमें क्या हो रखा है, अगर आप ध्यान दोगे, इसमें एन सेल्स तो सीरीज में है ही हैं, एन सेल्स है ना सीरीज में, यहां लगे हुए एन सेल सीरीज में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सीरीज का हमने एम रोज बना रखे हैं, नीचे को एम है और इस तरफ एन है। तो अगर बात करें इसकी, इतने की इतने पोर्शन की बात करें, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी एन आर, और ईएमएफ होगी एन ई। नीचे वाले की भी ऐसी होगी, उसके नीचे वाले की भी, सारों की ऐसी है। अब पैरेलल में अगर एक ब्रांच की जितनी ईएमएफ होती है, तो सारे सर्किट की उतनी होती है, अगर सारी इक्वल हो। है ना, समझ आई बात? पैरेलल में लगे हुए हैं ना सारे। तो अगर मैं टोटल ईएमएफ की बात करूं, तो जितना एक ब्रांच में ईएमएफ आ रही है, तो सबकी नेट वही आएगी। तो नेट ईएमएफ कितनी बनेगी बेटा? एन ई बनेगी। और अगर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो इंटरनल, वो मैं 1/R डैश ले लेता हूं। एक ब्रांच की कितनी रेजिस्टेंस है? 1/NR। 1/NR कितनी बार करना है ऐसे? हाउ मेनी टाइम्स? एम टाइम्स। तो 1/R डैश की वैल्यू हो जाएगी M/NR। तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी NR/M। व्हाट इज NR/M? NR/M इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सारा कैपिटल आर के साथ सीरीज में है। तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? कैपिटल आर में NR/M को हम ऐड कर देंगे।
टोटल रेजिस्टेंस आ गई। टोटल करंट निकाल लें अगर, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस एन आर बाय एम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन ई ओवर एम आर प्लस एन आर बाय एम। एम ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा एन एम ई ओवर एन आर प्लस, सॉरी, एम आर प्लस एन स्मॉल आर। ठीक है जी। अब सिया देख, अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए बेटा। अगर करंट का फॉर्मूला देखो आप, ये वाला, ये करंट का ही फॉर्मूला ना, ये जो फाइनल फॉर्मूला बना है, करंट तब मैक्सिमम होगा अगर ये नीचे वाली टर्म जो है एम आर प्लस एन आर की वैल्यू मिनिमम होगी। अब इसको मिनिमम कैसे करना है, इसको थोड़ा सा देख ले, किस तरह से हम इसको मिनिमम प्रूफ करेंगे। देखो, मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूं, एम आर प्लस एन आर को लिखना कैसे है, देख इस तरह से लिख रहा हूं यहां पे। ये कैलकुलेशन देखने वाली है। एक मिनट, ये देखो ये कैलकुलेशन क्या है। मैंने क्या किया, एन आर प्लस एम आर को ऐसे लिख दिया, अंडर रूट एन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। अकेले अकेला करके अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिया। अब क्या किया, टू अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर माइनस का, और टू अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर प्लस का ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये आगे जो तीन टर्म्स हैं, आगे वाली तीन टर्म, ये बन जाएगी एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर अंडर रूट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और ये पीछे वाली टर्म ऐड कर ले साथ में। अब ये इतनी बड़ी टर्म हो गई है। अब यहां पे इधर कौन है, एम आर प्लस एन आर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली टर्म है ना जो मेरी, ये मिनिमम हो, मैं इसको मिनिमम बनाना है। तो ये दो दो टर्म्स को ऐड करके मिल रही है हमें मिनिमम करने के लिए। या तो पहली टर्म मिनिमम हो या दूसरी टर्म मिनिमम हो, दोनों को सम, दोनों। अब दूसरी टर्म मिनिमम कैसे हो सकती है, या तो स्मॉल आर जीरो हो, कैपिटल आर जीरो हो, एम जीरो हो, एन, ये हो नहीं सकते कोई भी जीरो। क्योंकि अगर स्मॉल आर जीरो हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म कर दिया आपने सारे सेल्स की। कैपिटल आर जीरो हो गया, हो नहीं सकता, लोड पे लेना है हमें। एन जीरो कर दिया तो नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ा दिया आपने, पैरेलल सीरीज के ही खत्म कर दिया। एम जीरो कर दिया तो पैरेलल उड़ गए। ये चारों नहीं जीरो हो सकते, तो कैसे जीरो होगा, अगली टर्म ये जो अंडर रूट एम आर है, अंडर रूट एन आर, ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहां से एम आर की वैल्यू एन आर के इक्वल आ गई, इसको इधर उठा के ले आओ, अंडर रूट का स्क्वायर ले लो, और कैपिटल आर की वैल्यूज एन आर। यानी करंट कब मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा, तो उस टाइम पे करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। करंट कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। एन आर बाय एम बेसिकली ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ऊपर निकाली थी ना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली है, एन आर बाय एम। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगी तो करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। आज बस इतना ही करेंगे।